हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का चैप्टर। तो देखिए आज का चैप्टर आपका कौन सा है। तो चैप्टर 13 हम लोगों ने महात्मा गांधी से संबंधित देखा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14, यानी 14 नंबर चैप्टर देखना है हमको। 14 चैप्टर देखना है ना। और टोटल आपकी 15 चैप्टर दिए हुए हैं। तो आज और कल इसके बाद आपका इतिहास यहाँ पे समाप्त है। तो चलिए, इतिहास अगर आप डायरेक्ट देखने आए हैं तो बिल्कुल ये वाली गलती मत करना। सबसे जाके पहले आपको क्या देखना है, भूगोल देख लीजिए। इसके बाद ये इतिहास देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली तरीके से समझ में आ जाएगा पूरा इतिहास। पूरा मैंने इतिहास आपको पढ़ा रखा है एनसीईआरटी का। 6 से 10 तक का पढ़ाया हुआ है पूरा आपका। 11 का छोड़ दिया है बीच में, फिर इसके बाद 12 का, और 12 के बाद हम करेंगे पूरा टोटली 11 का, है ना। तो इस प्रकार से आपकी सीरीज चलती जाएगी। भूगोल मैंने आपका पूरा करवाया हुआ है एनसीईआरटी का। इसके बाद अगर आप बात करें तो साइंस मैंने आपकी पूरी करवाई हुई है ना। कुछ मैंने आपकी मैथ भी करवाई हुई है। तो जाके देख लीजिए इन सब चीज़ों को। और एनसीईआरटी की जो देखिए, एनसीईआरटी जो आपकी साइंस है, साइंस आपका पूरा रेलवे वगैरह में वनडे एग्जाम में 6 से 10 तक का आता है। बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आता है। बहुत ही अच्छा साइंस है 10th तक का। तो मैंने बहुत ही डीपली साइंस पढ़ाया हुआ है, तो उसको जाके देख लीजिए। और दूसरी बात, टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने पूरे साइंस के क्वेश्चन आंसर कराए हुए हैं। उसमें काफ़ी मात्रा में कमेंट आए हुए हैं कि सारे जो क्वेश्चन है रेलवे में आ रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। तो अगर आप लोगों में से कोई एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम देना है जिसको, या देने वाला है, या रेलवे की लोको पायलट की जो भी एग्जाम रेलवे के आए हुए हैं या एग्जाम हैं किसी के भी, तो उसको जाके देख लीजिए। उससे आपको साइंस के क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी कोई अगर क्वेश्चन में समस्या है तो आप मुझको कमेंट कीजिए। कमेंट के साथ साथ आपका अगर कमेंट रीड नहीं होता है आपका, तो आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना है। उस पर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, है ना। इसके बाद अगर आप बात करें तो एफबी की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है। इसके बाद अगर आप बात करें तो 1-2 दिन में आपकी टेलीग्राम की और लिंक दे दूंगी, है ना। टेलीग्राम पे चैनल बनाऊंगी आपका अपना स्टडी अड्डा नाम से। उसमें हम लोग क्विज किया करेंगे, साइंस की क्विज करेंगे, भूगोल के करेंगे, हर सब्जेक्ट के करेंगे। तो उसका और लिंक मैं दे दूंगी, तो आप उसको फॉलो कर लेना चैनल को, है ना। चलिए, ये तो हो गया आपका। चलिए अब देखते हैं चीज़ों को आगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक कर देना, और ना पसंद आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मन करे तो शेयर भी कर देना। चलिए देखिए आगे। तो चैप्टर का नाम देखिए, विभाजन। विभाजन को समझना। जब विभाजन हुआ तो उस समय पर समस्या क्या थी, किस प्रकार से राजनीति चल रही थी, क्या यादें थी, क्या लोगों के अनुभव रहे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो विभाजन को समझना। चलिए विभाजन को समझ लेते हैं किस प्रकार से हुआ। देखिए, विभाजन की वजह से लाखों लोग उजड़ गए, शरणार्थी बन गए। अब देखिए धरती, हमें पता है कि 1947 में हमारी आज़ादी से जुड़ी खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग पड़ गई थी। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, हम लोग उस समय पर बहुत खुश थे। लेकिन दिक्कत क्या थी कि जो वहाँ पे हिंसा और बर्बरता हो रही थी, तो जो हमारी खुशी थी वो बदरंग हो चुकी थी। खुशी खुशी नहीं रही। ब्रिटिश भारत के दो संप्रभु राज्यों, भारत और पाकिस्तान, जिसके पश्चिमी और पूर्वी भाग थे। भारत और पाकिस्तान के कौन कौन से भाग थे, पूर्व, और दूसरा भाग था पश्चिमी भाग, है ना। तो पश्चिमी तो आज का जो पाकिस्तान है वो भाग है, और पूर्वी भाग आपका क्या हुआ था। तो पूर्वी भाग की अगर बात करें तो आपका जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था जब 1947 में हमें आज़ादी मिली। और फिर जाके 1971 में बांग्लादेश बन गया, या फिर शायद 1972 था। 1 मिनट रुके, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। हाँ, तो इसका 1971 ही है। बांग्लादेश कब बना, फिर वो बांग्लादेश जब बना तो 1971 में बना, और आज़ादी हमें 1947 में मिल गई थी। तो 1947 के समय पर जो पाकिस्तान है वो 2 भागों में बढ़ चुका था, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी। चलिए इसको आगे देखिएगा। कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे, हाँ, मैं बंटवारे में कई आकस्मिक परिवर्तन हुए, लाखों जाने गईं, बहुत बर्बरता से लोगों को मारा गया, कईयों की जिंदगियां पलक झपकते बदल गईं, शहर बदले, मतलब लोग बाग बचे, भागे। कोई पाकिस्तान भागा, कोई जैसे भारत में जो मुसलमान थे उनको मारा जा रहा था कुछ मात्रा में, और जो पाकिस्तान में हिंदू थे उनको तो बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा था। तो समस्याएं थी। हिंदू वहाँ के भारत भाग रहे थे, भारत से मुसलमान पाकिस्तान भाग रहे थे, परिवार बिछड़ गए, औरतों को बहुत बुरी बर्बरता से ट्रीट किया गया, बलात्कार किए गए, बेचा गया कई जगह, है ना। तो ये चीज़ें रहीं।
एक नए देश का उदय हुआ और ऐसा जनसंहार, हिंसा एवं विस्थापन हुआ जिसका इतिहास में पहले कोई उदाहरण न था। इससे पहले इस प्रकार की स्थिति कहीं नहीं देखी गई थी। इस अध्याय में हम 1947 के बंटवारे का अध्ययन करेंगे। यह क्यों और कैसे हुआ और इसके चलते 1946 से 50 की काल अवधि में और 1950 के बाद भी आम लोगों को क्या दर्दनाक अनुभव रहे। अध्याय में इस बात की भी चर्चा की गई कि लोगों से बातचीत और साक्षात्कारों के जरिए यानी कि मौखिक इतिहास का प्रयोग करते हुए हम इन अनुभवों के इतिहास को कैसे रच सकते हैं। इस अध्याय में मौखिक इतिहास के फायदों और उनकी सीमाओं को दिखाया गया है। आगे देखिए, साक्षात्कार से हम किसी समाज के अतीत के ऐसे आयामों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में दूसरी तरह के स्रोतों से हमें बहुत कम जानकारी मिल पाती है या कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। परंतु कई मामलों के बारे में हमें साक्षात्कार की पद्धति से ज़्यादा पता नहीं चलता है। ऐसे पहलुओं के इतिहास को रचने के लिए हमें किसी और किस्म की सामग्री की मदद लेनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार की सामग्री की मदद लेते हैं या कहाँ से हमें जानकारियाँ मिलती हैं। इस चीज़ को देखिएगा। अब आप बंटवारे के कुछ अनुभव किस प्रकार से रहे इसमें दिखाए गए हैं। यहाँ 3 घटनाएं दी गई हैं, तो ये घटनाएं दी गई हैं, इनको पढ़ेंगे। इनका देखिए क्या हुआ। 3 घटनाएं दी हुई हैं जिनका बयान उन दुखद दिनों से गुजरे लोगों ने 1993 में एक शोधकर्ता के आगे किया था। बयान करने वाले पाकिस्तानी थे, ये जो बयान दे रहे हैं वो पाकिस्तानी थे, और शोधकर्ता जो शोध कर रहा था वो कैसा था, भारतीय था। दोनों अलग अलग थे। शोधकर्ता का उद्देश्य यह समझना था कि लोग पीढ़ियों से कमोबेश मेल मिलाप से रहते आए थे। उन्होंने 1947 में एक दूसरे पर इतना जबरदस्त कहर कैसे ढाया। चलिए देखिए आगे। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज उतार रहा हूँ। तो इसमें एक बड़ी ऐसी कहानी दी हुई है कि किस प्रकार से शोधकर्ता ने एक रिपोर्ट निकाली हुई है। तो इसको आप लोग खुद से पढ़ना है ना, खुद से पढ़ना कि किस प्रकार से चीज़ें रही हैं, किस प्रकार से कहानियाँ दी हुई हैं। क्योंकि कहानियाँ देखिए आप खुद पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, उसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला, तो इसको देख लीजिए, है ना, इस कहानी को पढ़ लेना। ना नहीं तुम हमारी नहीं हो सकती, तो इस चीज़ को देख लेना कि ना तुम हमारे रहे हो ना हो सकते हो, है ना, इस चीज़ को देख लेना। अब देखिए ऐतिहासिक मोड़ को देखिए कि किस प्रकार से रहा। ऐतिहासिक मोड़ आपका रहा बंटवारा या महाध्वंस। महाध्वंस को इंग्लिश में कहते हैं होलोकॉस्ट। क्या कहते हैं, होलोकॉस्ट। सब अभी जो संस्मरण पेश किए गए हैं उनसे बंटवारे के दौरान हुई चौतरफा हिंसा का पता चलता है। ये जो कहानियां लिखी हुई हैं इनसे पता चलता है कि किस प्रकार से हिंसा रही है। कई लाख लोग मारे गए, ना जाने कितनी औरतों का बलात्कार और अपहरण हुआ। औरतों की तो कंडीशन बहुत बुरी थी। करोड़ों उजड़ गए, रातों रात अजनबी जमीन पर रिफ्यूजी यानी शरणार्थी बन गए। शरणार्थी क्या होता है, जो दूसरे देश से आता है ना, मदद मांगने के लिए, रहने के लिए, उसको क्या कहेंगे, शरणार्थी कहते हैं। इंसानी नुकसान का कोई सटीक हिसाब लगाना नामुमकिन था। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, लोगों को बेघर कर दिया गया। काबिल और जानकार विद्वानों के अनुमानों में भी मरने वालों की संख्या कितनी थी, 2 लाख से 5 लाख तक हो गई थी। सादे अनुमान सही है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच रातों रात खड़ी कर दी गई सरहद के इस या उस पार जाना पड़ा। 1947 में 15 अगस्त और 16 अगस्त की 15 अगस्त और 14 अगस्त के बीच, 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच की जो रात थी, 14 और 15 अगस्त के बीच की जो रात थी, उस समय पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में विभाजन कर दिया गया। इसलिए हम लोग आज़ादी कब मनाते हैं, 15 को, और पाकिस्तान वाले मनाते हैं 14 अगस्त को। देखिए आगे, सरहद के इस पार या उस पार जाना था। जैसे ही उन्होंने इस छाया सीमा यानी शैडो लाइन थी, कोई देखने वाली ऐसे रातों रात 2 मिनट में सीमेंट की दीवार तो खड़ी हो नहीं गई। बता दिया गया यहाँ से आप इंडिया होगा, यहाँ से पाकिस्तान होगा, है ना, छाया दीवार थी। दोनों नए राज्यों के बीच की सरहद औपचारिक आज़ादी के 2 दिन बाद तक भी अधिकृत रूप से तय नहीं थी। पूरी तरीके से तय नहीं था कि यहाँ से यहाँ तक इंडिया होगा, यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान होगा। अब क्या हुआ, इधर से देखिए, जैसे उन्होंने इस छाया सीमा से ठोकर खाई, बेघर हो गए। पलक झपकते उनके माल आसमाम हाथ से जाते रहे। सब दोस्त रिश्तेदार बिछड़ गए,
सारा जो भी कुछ था, माल धंधा पानी जो था सब बर्बाद हो चुका था, फैमिली बर्बाद हो चुकी थी। वे अपनी जड़ों, मकानों, खेतों और कारोबार से महरूम हो गए थे। बचपन की यादें उनसे छीन ली गई थी। उनकी अपनी कुछ लोगों ने अपने धर्म परिवर्तन कर दिए थे। स्थानीय व क्षेत्रीय संस्कृतियों से वंचित हो चुके थे। जहाँ लोग रहते थे वहाँ से भाग गए थे। ये लोग दोबारा तिनकों से अपनी ज़िंदगी खड़ी करने के लिए मजबूर हो चुके थे। फिर से ज़िंदगी शुरू करनी थी। अब यहाँ से तस्वीरें जो इसमें दिखाई गई हैं वो धुंधली हैं। बुक हो आप लोगों के पास तो उसको देख लेना। चलिए देखें आगे। यहाँ है मजहब महज एक विभाजन, एक कमोबेश व्यवस्थित संवैधानिक फैसला, आपसी रजामंदी के आधार पर इलाके और संपत्तियों का सामान्य बंटवारा भर था। क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं था। या देखिए आगे क्या था। या इसे 16 माह का गृह युद्ध कहा जाए। 16 माह तक बहुत ही ज़्यादा गृह युद्ध चला हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि पाले के दोनों तरफ पूरी की पूरी आबादियों का दुश्मनों की तरह सफाया कर देने के लिए सुनियोजित कोशिशें की जा रही थीं। एकदम एक दूसरे को मारने के लिए तरह तरह के जो है प्लान बनाए जा रहे थे। इसके लिए संगठित गिरोह क्या कर रहे थे? कमर कस रहे थे। जिंदा बच जाने वाले 1947 को अक्सर कई दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हैं। क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ के नाम से, मारामारी लॉ के नाम से, और रोला बोलते हैं या हुल्लड़ कहते हैं। तो ये कई तरीके के नाम दिए गए हैं जो उस समय पे लोग वाग बचे उन्होंने बोला। विभाजन के दौरान हुई हत्याएं, लूटपाट की बात करते हुए समकालीन प्रेक्षकों और विद्वानों ने कई बार महाध्वंस यानी होलोकॉस्ट शब्द का उल्लेख किया है। तो इसको क्या कहते हैं? होलोकॉस्ट कहते हैं। बहुत ज़्यादा लूटपाट, बर्बादी, है ना, बहुत ज़्यादा क्या हुए? हत्याएं हुई। जाहिर है कि वे इस समूह जनसंहार की भयानकता को रेखांकित करना चाहते थे। अब जो लोग बचे हैं उन लोगों ने बताया कि किस प्रकार से उस समय पर स्थितियाँ थीं। अब देखिए कक्षा 9 में हम लोगों ने नाथसीवाद पढ़ा था। नाथसी शासन के दौरान हुए नाथसी कहाँ थे? जर्मनी में थे, है ना। तो जर्मनी में होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा था हमने। एक लिहाज से देखें तो सन 1947 की बात कर रहा है मैं, भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ घटा उसकी विभीषणता को होलोकॉस्ट शब्द से ही समझा जा सकता है। यह हादसा इतना जघन्य था कि विभाजन, बंटवारे या तकसीम जैसे शब्दों से उसके सारे पहलू सामने नहीं आते। आप अकेला विभाजन बोल दें, अकेला बंटवारा बोल दें तो ये तो शांति से भी हो जाता है। कोई इंसान विभाजन के लिए मान जाए या बंटवारे के लिए मान जाए तो वो चीज़ें शांति से हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो क्या कहेंगे इसको डायरेक्ट होलोकॉस्ट कहते हैं। इससे यह भी समझने में मदद मिलती है कि यूरोपीय होलोकॉस्ट की तरह हमारे समकालीन सरोकारों में भी विभाजन का इतना ज़्यादा जिक्र क्यों आता है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों घटनाओं के बीच कोई फर्क नहीं है, या अगर था तो इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। 1947-48 में भारतीय उपमहाद्वीप में सफाई की कोई सरकारी मुहिम नहीं चली, जबकि नाथसी जर्मन में यही हो रहा था। क्या हो रहा था? यहाँ लोगों को मारने के लिए नियंत्रण किया जा रहा था। बाकी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस समय पे, ना पाकिस्तान में, है ना। तो क्या हो रहा था कि लोगों को मारने के लिए नियंत्रण किया जा रहा था। जर्मन की बात कर रहा है। नियंत्रण और संगठन की तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। भारत विभाजन के वक्त तो नस्ली सफाया हुआ था। नस्ली सफाया से मतलब है अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू दिख जाए तो उनको काट देना, मार देना। कहीं कहीं पे यही स्थिति इंडिया में भी थी कि जहाँ पे उनको मुसलमान दिख जाए उसको मार देते थे। वह सरकारी निकायों की नहीं बल्कि धार्मिक समुदायों के स्वयं प्रतिनिधियों की कारगुजारी बन गई। क्या हुआ? यहाँ पे धार्मिक समुदाय बन चुके थे। अगर आप ये कहानी पढ़ेंगे, यहाँ पे दी हुई है कहानी जो ये वाली फर्स्ट नंबर पे जो कहानी दी हुई है, इसमें हिंदुओं के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से गुंडागिर्दी कर रहे थे मुसलमानों के ऊपर। इंडिया की कहानी दी हुई है 1947 की, पढ़ना इसको। आगे देखिए इसमें क्या है, कहाँ थे हम लोग, ये सब हो चुका था। इधर पे देखिए रूढ़ छवियों की ताकत। तो क्या थी? भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वाले और पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले लोगों दोनों ही बंटवारे की उपज हैं। कई बार गलतफहमी में लोग यह मान लेते हैं कि भारतीय मुसलमानों की वफादारी पाकिस्तान के साथ है। उनकी कथित गैर भारतीय अखिल इस्लामी निष्ठा की इस धारणा के साथ कई और भी आपत्तिजनक विचार जुड़े होते हैं। मसलन कई लोगों को लगता है कि मुसलमान कैसे होते हैं? क्रूर होते हैं, कट्टर होते हैं।
गंदे होते हैं और हमलावरों के वंशज हैं। जबकि हिंदू कैसे होते हैं? दयालु होते हैं, उदार होते हैं, शुद्ध होते हैं और जिन पर हमला किया गया उनके वंशज हैं। तो ये चीज़ें इधर पे बताई गई हैं हिंदू और मुसलमानों के लिए। बल्कि अभी आप वो कहानी पढ़ेंगे तो उसमें जो एक कहानी लिखी हुई है ऊपर, उसमें हिंदुओं को बहुत बुरी तरीके से गुंडागिर्दी करते हुए दिखाया गया है। पत्रकार R.M. मर्फी ने अपने अध्ययन में दिखाया कि पाकिस्तान में इस तरह की रूढ़ छवियां की कमी नहीं है। उनका कहना है कि कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान निष्पक्ष होते हैं, बहादुर होते हैं, एक ईश्वरवादी यानी एक ईश्वर की पूजा करने वाले होते हैं और मांसाहारी होते हैं। जबकि हिंदू कैसे होते हैं? काले, कायर, बहु ईश्वरवादी, शाकाहारी होते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने बताई हुई हैं कुछ कहानियाँ। हालांकि इनमें से कुछ छवियाँ कैसी रहीं विभाजन से ही पहले की थी, लेकिन 1947 की घटनाओं से उन्हें और बल मिल चुका था। इतिहासकार इन धारणाओं में मौजूद गलतफहमियों की बार बार आलोचना करते रहे हैं, लेकिन दोनों ही देशों में घृणा की इस और शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत दिनों तक रही ये चीज़ें और अभी भी हैं। विभाजन में ऐसी स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, है ना। मेमोरी यानी यादें। ऐसी यादें, घृणा, छवियाँ और पहचानें रच दी हैं कि वे आज भी सरहद के दोनों तरफ लोगों के इतिहास को तय करती चली जा रही हैं। आज भी वही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बदला हुआ है। ये नफरतें सामुदायिक टकराव में साफ झलकती हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक टकरावों ने इन पिछली यादों को जिंदा रखने का काम किया हुआ है। बंटवारे के दौरान हुई हिंसा की कहानियों को सांप्रदायिक समूह विभिन्न समुदायों की आपसी फासले को और गहरा करने के लिए बार बार दोहराते हैं। वे लोगों के जहन में संशय और अविश्वास पैदा करते हैं। सांप्रदायिक रूढ़ छवियों को मजबूत करते हैं ये लोग। इस निराधार सोच को हवा देते हैं कि हिंदू, सिख, मुस्लिम इन समुदायों के बीच सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और उनके हित एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। यानी सबको अलग बताते हैं। किसको? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अलग बताते हैं और कट्टर दुश्मन बताते हैं। पाकिस्तान और भारत के संबंध बंटवारे की इस विरासत से गहरे तौर पर तय होते रहे हैं। उन प्रलयकारी क्षणों की परस्पर विरोधी स्मृति के दोनों तरफ विभिन्न समुदायों के बारे में प्रचलित धारणाओं को बल मिला हुआ है। चलिए इसको और आगे देखेंगे। विभाजन क्यों और कैसे हुआ, तो इस चीज को देख लीजिए। लखनऊ समझौता दिखाया गया है। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। इस चीज को याद रखना। देखिए इधर पे दिसंबर 1916 में हुआ है समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच था, है ना। यहाँ पे मुस्लिम लीग आपकी आ चुकी थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था और कांग्रेस को ये हिंदू लोगों की पार्टी मानते थे, है ना। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 में, लखनऊ समझौता, जिसे इस पार्टी यूपी के आधारित युवा पार्टी नियंत्रित करती थी। किसको? मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकारा था। समझौते ने कांग्रेस के मध्यमार्गियों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। समझौते हो गए थे इन दोनों के बीच। लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ था, ये पूछा जाता है एग्जाम में। आर्य समाज को देख लीजिए। 19वीं सदी के आखिरी दशकों और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी का उत्तर भारतीय हिंदू था। कौन था? आर्य समाज। सुधार आंदोलन चला था, खासतौर पर पंजाब में सक्रिय हुआ था सुधार आंदोलन। आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा को जोड़ना चाहता था। क्या हो रहा था? विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से इसको जोड़ना चाहता था। किसको? आर्य समाज और इसके ज्ञान को, इसके वैदिक ज्ञान को। चलिए देखिए आगे, इधर से देखिए विभाजन क्यों और कैसे हुआ। एक लंबे इतिहास का अंतिम चरण क्या था? कुछ इतिहासकार भारतीय भी थे और कुछ कैसे थे? पाकिस्तानी भी थे। यह मानते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना की यह समझ की औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुस्लिम दो पृथक राष्ट्र थे, मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू की जा सकती है। यह इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि 1947 की घटना मध्य और आधुनिक युगों में हुए हिंदू मुसलमान झगड़ों के लंबे इतिहास से बारीकी से जुड़ी हुई थी। आगे देखिएगा क्या हुआ। लेकिन यह तर्क इस बात को अनदेखा कर जाता है कि इन समुदायों में झगड़ों का इतिहास मेलजोल के लंबे इतिहास के साथ साथ चल रहा था। साथ साथ हिंदू मुस्लिम झगड़ा भी चल रहा था और साथ साथ अंग्रेजों को भगाना भी चल रहा था। सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही थी। फिर
यह भी महत्वपूर्ण है कि हिंदू मुसलमानों में कई तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान रहे हैं। जो लोग दक्षिण एशिया में हिंदू मुसलमान झगड़ों की निरंतरता की बात करते हैं, यह नहीं देखते कि लोगों की मानसिकता पर बदलती परिस्थितियों का असर होता है। कुछ विद्वान यह मानते हैं, क्या मानते हैं कुछ विद्वान यह मानते हैं कि देश का बंटवारा एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुई थी। उनका तर्क है कि अंग्रेजों द्वारा 1919 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्र बनाए गए थे। पृथक चुनाव क्षेत्रों का सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। पृथक चुनाव क्षेत्रों की वजह से मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं। इस व्यवस्था में राजनीतिज्ञों को लालच रहता था कि वह सामुदायिक नारों का इस्तेमाल करे और अपने धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों को नाजायज फायदे पहुंचाए। आगे देखिए, इस तरह से उभरती हुई आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में धार्मिक असीमताओं का क्रियाशील प्रयोग होने लगा। चुनावी राजनीति इस असीमताओं को ज्यादा गहरा और पक्का बनाने लगी। अब सामुदायिक असीमताओं से जुड़ी अभिप्राय केवल विश्वास और अकायद यानी आस्था के फर्कों पर केंद्रित नहीं थे। अब अक्सर धार्मिक असीमताएं समुदायों के बीच हो रहे विरोधों से जुड़ चुकी थी। हालांकि भारतीय राजनीति पर पृथक चुनाव क्षेत्रों का अच्छा खासा असर था। हमें इनके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए और ना ही हमें यह मानना चाहिए कि बंटवारा पृथक चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष देन है। अंग देखिए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सांप्रदायिक असीमता कई अन्य कारणों से भी ज़्यादा पक्की हुई हैं। कैसे रहे? 1920 से 1930 के दशकों में कई घटनाओं की वजह से तनाव उभरे। मुसलमानों को मस्जिद के सामने संगीत, गौरक्षा आंदोलन और आर्य समाज की शुद्धि की कोशिशें जैसे मुद्दों पर गुस्सा आया। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? मस्जिद के सामने आप संगीत बजाने बैठ जाएं तो उनकी नमाज वगैरह का क्या होगा? तो गुस्सा आएगा। दूसरी ओर हिंदुओं का क्या रहा? तो दूसरी ओर 1923 के बाद तबलीग मीन्स होता है प्रचार और तंजिम होता है संगठन के विस्तार से उत्तेजित हुए हिंदू। जैसे जैसे मध्य वर्गीय प्रचारक और सांप्रदायिक कार्यकर्ता अपने अपने समुदायों में लोगों को दूसरे समुदायों के खिलाफ लामबंद करते हुए ज़्यादा एकजुट बनाने लगे, देश के विभिन्न भागों में दंगे फैलते गए। प्रत्येक सांप्रदायिक दंगे से समुदायों के बीच फर्क गहरे होते गए और हिंसा की कोशिशें करने वाली स्मृतियां भी निर्मित होती गईं। फिर भी ऐसा कहना सही नहीं होगा कि बंटवारा केवल सीधे सीधे बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनावों की वजह से हुआ है। आगे देखिए, गर्म हवा फिल्म बनी थी उस समय पे। गर्म हवा फिल्म में नायक ने ठीक ही कहा, सांप्रदायिक कलह तो सन 1947 से पहले भी हुई थी, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोगों के घर कभी नहीं उजड़ी। इससे पहले भी तो वही चीज़ें चल रही थी। इससे पहले भी तो 1947 से पहले भी तो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई चल रही थी बहुत सारी, लेकिन उस समय पे तो ऐसी स्थितियां नहीं आई कि काट मार के फेंक दिया या घर उजड़ गए। अगर जो इंसान पाकिस्तान में हिंदू है तो उसका घर छीन लिया गया, या इंडिया में मुस्लिम है तो उसका घर छीन लिया गया, उसको मार दिया गया, औरतों को बेच दिया गया, इस प्रकार की स्थितियां रहीं। तो इससे पहले तो नहीं थी ना। पहले ही सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन में गुणात्मक फर्क है और बंटवारे को समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज्य के आखिरी दशक की घटनाओं को बारीकी से देखना होगा। चलिए देखिएगा क्या रहा। मस्जिद के सामने संगीत, इसको देख लेना। मस्जिद के सामने संगीत, चलिए देखिए आगे। सांप्रदायिक से क्या अभिप्राय है? धर्म को लेकर जो दंगे होते हैं उसको कहते हैं सांप्रदायिक दंगे। हमारी असीमता के कई पहलू होते हैं। आप बालक हैं या बालिका, आप युवा भी हैं, आप किसी गांव, शहर, जिला अथवा प्रांत के निवासी हैं और आप कुछ विशेष भाषाएं बोलते हैं। आप भारतीय हैं परंतु आप विश्व नागरिक भी हैं। सही बात है ना कि आप भारतीय हैं, लेकिन अगर आप आज देखिए, मान लीजिए हम यूपी में रहते हैं, कोई बिहार में रहता है, कोई कहीं रहता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इंडियन नहीं है, राज्य अलग है इसका। अब देखिए हम इंडिया में रहते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम विश्व नागरिक नहीं है, मंगल नागरिक थोड़ी ना हो जाएंगे, मंगल ग्रह पे थोड़ी ना चले जाएंगे, है ना। परिवारों की आय में फर्क होता है, इसलिए हम सभी किसी न किसी सामाजिक वर्ग के सदस्य हैं। हमें से अधिकांश का कोई ना कोई धर्म है और हमारी जिंदगी में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दूसरे शब्दों में हमारी असीमताओं के कई अभिलक्षण हैं, यानी कि वे जटिल होती हैं। कुछ विशेष संदर्भों में लोग अपनी जटिल असीमताओं के कुछ चुने हुए पहलुओं जैसे धर्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान बैठते हैं, लेकिन इसे सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता।
सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। सांप्रदायिक राजनीतिज्ञों की कोशिश रहती है कि धार्मिक पहचान को मजबूत बनाया जाए। वे इसे एक स्वाभाविक असीमता मानकर प्रस्तुत करते हैं, मानो लोग ऐसी पहचान लेकर पैदा हुए हो, मानो असीमताएं इतिहास और समय के दौर से गुजरते हुए बदलती नहीं हैं। सांप्रदायिकता किसी भी समुदाय में एकता पैदा करने के लिए आंतरिक फर्कों को दबाती है, उस समुदाय की एकता पर जोर देती है और उस समुदाय को किसी न किसी अन्य समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता किसी चिन्हित गैर के खिलाफ घृणा की राजनीति को पोषित करती है। मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं को गैर बताकर उनका विरोध करती है ना, और ऐसी हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों को गैर समझकर उनके खिलाफ डटी रहती है। तो फालतू की बातें हैं ये सब और कुछ नहीं। आगे देखिए, इस पारस्परिक घृणा से हिंसा की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। इसका अर्थ है कि सांप्रदायिक धार्मिक असीमता का विशेष तरह से राजनीतिकरण है जो धार्मिक समुदायों में झगड़े पैदा करवाने की कोशिश करता है। किसी भी बहुधार्मिक में यानी बहुत सारे धर्म हो जहाँ पे धार्मिक राष्ट्रवाद शब्दों का अर्थ भी सांप्रदायिकता के करीब करीब हो जाता है। ऐसे देश को अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय को राष्ट्र मानता है तो वह विरोध और झगड़े के बीज बो रहा है ना, तो गलत बात है ना। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, ये सब चीज़ें नहीं माननी चाहिए इंसान को। हमारा संविधान हमें यही चीज़ शिक्षा दे रहा है इतने दिनों से, 1947 से, लेकिन हम लोग आज तक भी इस चीज़ को ठीक से नहीं समझ पाए हैं कि हम सब एक हैं। देखिए आगे, मुस्लिम लीग को 1906 में ढाका में शुरू किया गया था। इस चीज़ को याद रखना। जल्द ही लीग यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभ्रांत वर्ग के प्रभाव में आ गई। 1940 के दशक में पार्टी भारतीय महाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता या फिर पाकिस्तान की मांग करने लगी थी। 1940 तक आते 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय, इस चीज़ को देखिएगा। 1937 में क्या चीज़ें रही, तो प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में और कांग्रेस का मंत्रालय, है ना। तो इस चीज़ को देखिएगा। प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए थे। इन चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के ही पास था, सब लोगों के पास नहीं था। औरतों को मताधिकार नहीं दिया जाता था, नीची कास्ट के लोगों को नहीं दिया जाता था, वृद्ध लोगों को नहीं दिया जाता था, है ना। बहुत सारी चीज़ें थी। इन चुनावों में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। कांग्रेस उस समय पर सबसे अच्छी पार्टी थी, है ना। उसने 11 में 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 में अपनी सरकारें बना ली। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई। मुस्लिम प्रांतों में कांग्रेस भी अच्छी नहीं रही, लेकिन मुस्लिम लीग भी नहीं अच्छा कर पाई। दोनों साइड से चीज़ें गलत हो गई। उसे इस चुनाव में संपूर्ण मुस्लिम वोट का मुस्लिम वोट का केवल क्या मिला, 4.4% हिस्सा मिल पाया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उसे 1 सीट भी नहीं मिली। पंजाब की 84 आरक्षित सीटों में से सिर्फ 2 प्राप्त हुई और सिंध में 33 में से 3 प्राप्त हुई। किसकी बात कर रहा है, कांग्रेस की, है ना। तो इस प्रकार से स्थितियां रहीं। संयुक्त प्रांत, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। संयुक्त प्रांत में क्यों? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में मुस्लिम थे और कुछ में हिंदू थे। जैसे अभी अलीगढ़ की बात की हुई है तो पूरा मुस्लिमों का एरिया था, परंतु यहाँ कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत था। यहाँ पूरी तरीके से कांग्रेस को वोट मिलते थे, इसलिए उसने लीग की मांग को ठुकरा दिया। जब उसको पूरी तरीके से वोट मिलता था, क्यों समर्थन ले भाई लीग का? सीधी सी बात है ना। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इससे लीग के सदस्यों के दिलों में यह बात घर कर गई कि अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। यानी अब इनको ये चीज़ दिमाग में बैठ गई थी लीग वालों को, मुस्लिम लीग को, कि अगर हम पाकिस्तान ना बनाएं, ओनली हम हिंदुस्तान में एक ही साथ रहें, तो हमें राजनीतिक सत्ता नहीं मिल पाएगी। इनका ये चीज़ इनको बैठ गई कि हमें राजनीतिक सत्ता नहीं मिलेगी, हिंदू हमेशा अपनी चलाते रहेंगे, है ना। तो इन लोगों ने क्या कहा कि हमारी जो एरिया है मुस्लिम एरिया, वो हमें बांट दो, हमारा देश अलग कर दो, हमारा प्रांत अलग कर दो, है ना। ऐसी समझ के पीछे लीग की मान्यता थी कि मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस एक हिंदू दल है। कांग्रेस को हिंदू दल माना जाता था, है ना। परंतु जिन्ना की जिद की लीग की मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए। जिन्ना की जिद थी
क्या क्या जिद थी जिन्ना की? तो उस समय बहुत कम लोगों को मंजूरी थी इस चीज की कि भाई पाकिस्तान और इंडिया अलग किया जाए। लीग संयुक्त प्रांत बंबई और मद्रास में लोकप्रिय थी, परंतु अभी भी उसका सामाजिक आधार बंगाल में काफी कमजोर था। बंगाल में लीग नहीं थी। और पश्चिम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं पंजाब में ना के बराबर इसका प्रभुत्व था। कोई नहीं पूछता था कौन लीग है। सिंध में भी लीग सरकार नहीं बना पा रहा था और केवल 10 साल बाद ही इन सभी प्रांतों से पाकिस्तान बनाया गया। 1937 की बात कर रहा है, बाद में 1937 के बाद 1947 आया। इसलिए इस काल से लीग ने सामाजिक समर्थन की अपनी कोशिशें दोहरी कर दी। अंग देखिए, कांग्रेस मंत्रालय ने भी इस खाई को और गहरा कर दिया। संयुक्त प्रांत में पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के बारे में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन करती प्रतीत हो रही थी, जबकि कांग्रेस उसको खत्म करना चाहती थी। यद्यपि कांग्रेस ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, ना ही कांग्रेस को अपने मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम में कोई खास सफलता मिल पाई थी। इस प्रकार कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और रेडिकल बयानों से रूढ़िवादी मुसलमान और मुसलमान भूस्वामी कुछ चिंता में पड़ गए। कांग्रेस मुसलमानों की अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल नहीं हो पाई। कांग्रेस ने बार बार प्रयास किए, लेकिन नहीं, वो बहुत सारी मीटिंगें बैठी, लेकिन कांग्रेस और लीग इकट्ठा ना हो पाई। इतना ही नहीं, 30 के दशक के आखिरी, हिंदू महासभा पढ़ लेंगे थोड़ी देर में, आप लोग पढ़ लेना हिंदू महासभा। 30 के दशक के आखिरी सालों में कांग्रेस के बड़े नेता धर्मनिरपेक्षता पर पहले से भी ज्यादा जोर देने लगे थे। बताइए, अब यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष आ गया। मगर कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक या कांग्रेस के मंत्री भी इन विचारों पर पूरी तरह सहमत नहीं थे। मौलाना आजाद ने 1937 में यह सवाल उठाया कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की छूट तो नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता। उनके मुताबिक कम से कम मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश में यही स्थिति थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सके। प्रसंगवश यह वही समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत बढ़ती जा रही थी। 30 के दशक में ही आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर से बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत पंजाब में पहुंचा, नागपुर में पहुंचा, है ना, और देश के अन्य भागों में फैला। 1940 तक आरएसएस के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित अत्यंत अनुशासित 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता थे। उनका विश्वास था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है। ये चीज आ रही थी। अब देखिए, यूनियनिस्ट पार्टी, इसको देख लेना, महासंघ इसको देख लेना, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किस वजह से पड़ा, है ना, ये देख लेना। रहमत अली ने पाकिस्तान को पाकिस्तान बोला था। इस चीज़ को याद रखना, पूछता है एग्जाम में कि पाकिस्तान नाम कैसे पड़ा। कुछ लोगों का मानना था कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू हुई है। इन्होंने क्या बोला था इकबाल ने? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये किसने लिखा हुआ? मोहम्मद इकबाल ने, है ना। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया। मोहम्मद इकबाल 1930 के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने हुए थे। मगर उस भाषण में इकबाल एक नए देश के उदय पर नहीं, बल्कि पश्चिम उत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। ये नहीं कह रहे थे कि अलग देश हो जाए। चलिए आगे, मुस्लिम लीग का प्रस्ताव देख लीजिए किस प्रकार से रहा, इसको पढ़ लेना। देखिए इसको, मुस्लिम लीग के 1940 वाले प्रस्ताव की मांग में क्या रहा? 1940 में जो मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव दिया था, क्या बोला था कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों में देखिए इधर पर, कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में जरूरत के हिसाब से इलाकों का फिर से ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों जैसे जिन हिस्सों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है उन्हें इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाइयाँ स्वाधीन और स्वायत्त होगी। ठीक है भाई, उनका भी अपना सोचना एक हिसाब से ठीक था। आगे देखिए, विभाजन का अचानक हो जाना।
विभाजन का अचानक हो जाना, इस चीज को देखें। पीछे हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के बारे में अपनी मांग पर लीग की राय, यानी मुस्लिम लीग की राय पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए, मतलब ये नहीं था पाकिस्तान को कि इतना हिस्सा हमें दे दें। पाकिस्तान जब मतलब उधर पे जिन्ना ने बोला, या जब मुस्लिम लीग की तरफ से रखी गई चीज़ें, तो उनका क्या था कि मुस्लिम एरिया जो है वो हमारा है, निश्चित नहीं था कि इतना 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 हमारा है ना, ये चीज़ नहीं थी। तो महाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए सीमित स्वायत्तता की मांग से विभाजन होने के बीच बहुत ही कम समय के बाद 7 साल रहा। किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के गठन का क्या मतलब होगा और इससे भविष्य में लोगों की जिंदगी किस तरह तय होगी। 1947 में अपने मूल इलाके छोड़कर नई जगह जाने वालों में से बहुतों को यही लगता था कि जैसे ही शांति बहाल होगी वे लौट आएंगे। आगे देखिए, शुरुआत में मुस्लिम नेताओं ने भी एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की मांग खास संजीदगी से नहीं उठाई थी। शुरुआत में शायद खुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच को सौदेबाजी में एक पैंतरे के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका भी सरकार द्वारा कांग्रेस को मिलने वाली रियायतों पर रोक लगाने और मुसलमानों के लिए और रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरे विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों को स्वतंत्रता के बारे में औपचारिक वार्ता कुछ समय तक टालनी पड़ी, लेकिन 1942 में शुरू हुए विशाल भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम था। 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उसके अफसरों को संभावित सत्ता हस्तांतरण के बारे में भारतीय पक्षों के साथ बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। 1947 में लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ी मात्रा में चलाया था। युद्धोत्तर घटनाक्रम देख लीजिए। 1945 में दोबारा वार्ताएं शुरू हुई तो अंग्रेज इस बात पर सहमत हुए कि एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी, जिसके सभी सदस्य कैसे होंगे? भारतीय होंगे, सदस्य भारतीय होंगे, सिवाय वायसराय और सशस्त्र सेनाओं के सेनापति की। उनकी राय में यह पूर्ण स्वतंत्रता की ओर शुरुआती कदम होगा। सत्ता हस्तांतरण के बारे में यह चर्चा टूट गई क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़े हुए थे कि कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार मुस्लिम लीग के अलावा और किसी को नहीं है। भी सभा में सांप्रदायिक आधार पर वीटो की व्यवस्था भी चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम सदस्य किसी फैसले का विरोध करते हैं तो उसे कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से ही पारित किया जाना चाहिए। उस समय के राजनीतिक हालात को देखते हुए लीग की पहली मांग काफ़ी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस का समर्थन करता था। इन वार्ताओं में उसके प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व मौलाना आज़ाद कर रहा था और पश्चिमी पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्य भी ज़्यादातर, आगे देखिए कहाँ गया, ज़्यादातर मुस्लिम थे। अंग्रेज यूनियनिस्टों को नाराज नहीं करना चाहते थे क्योंकि पंजाब सरकार में उन्हीं का दबदबा था और वे अंग्रेजों के प्रति लगातार वफादार थे। पंजाब साइड पूरे मुसलमान रहते थे उस समय पे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। 91.3% गैर मुसलमान वोट कांग्रेस के खाते में गए। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी ऐसी ही बेजोड़ सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीती और मुस्लिम वोटों में से 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिले। सभी प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 मुस्लिम लीग के पास गईं। इसका मतलब है कि 1946 में जाकर ही मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिम मतदाताओं के बीच सबसे प्रभुत्वशाली पार्टी के रूप में स्थापित कर पाई। अब जाकर वह भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी। लेकिन आपको याद होगा कि इन चुनावों में मताधिकार बेहद सीमित था। आबादी के केवल 10 से 12% तबके को ही प्रांतीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय असेंबली के चुनाव में तो केवल 1% लोग को ही मताधिकार मिला हुआ था। चलिए हो गया आपका, इधर पर देखिए आगे। विभाजन का एक संभावित विकल्प क्या था? देखिए, मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत की लीग की कुछ मांगें थीं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या थीं, और स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा सुझाने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा। इस कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले
त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। इसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, जिसकी केंद्रीय सरकार जो है काफ़ी कमज़ोर होती और उसके पास केवल विदेश, रक्षा और संचार का जिम्मा होता। संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया गया। कौन कौन सी थी? हिंदू बहुल प्रांतों को एक साइड रखा गया जहां पे हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, काम है। पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल प्रांत था, पश्चिम और उत्तर में कौन सा था? वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम थे। तीसरा था उसको खा में रखा गया, मुस्लिम बहुल में। और पूर्वोत्तर जो असम सहित तक, इसमें मुस्लिम बहुल प्रांतों को समूह खा में रखा गया है ना। और प्रांतों की इन खंडों या समूहों को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था। माध्यमिक स्तर की कार्यकारी और विधायी शक्तियां उनके पास ही रहने वाली थी। शुरुआत में सभी प्रमुख पार्टियों ने इस योजना को मान लिया था, लेकिन यह समझौता ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया, क्योंकि सभी पक्षों की इस योजना के बारे में व्याख्या अलग अलग थी। लीग की मांग थी कि यह समूहबद्धता अनिवार्य हो, जिसमें समूह खा और गा के पास भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा का समूह चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस कैबिनेट मिशन के इस स्पष्टीकरण से भी संतुष्ट नहीं थी कि शुरुआत में यह समूहबद्धता अनिवार्य होगी, मगर एक बार संविधान बन जाने के बाद उनके पास समूह से निकलने का अधिकार होगा और बदली हुई परिस्थितियों में नए चुनाव कराए जाएंगे। इस प्रकार आखिरकार कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को लीग और कांग्रेस दोनों ने ही नहीं माना। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसके बाद विभाजन कमोबेश अपरिहार्य हो गया था। कांग्रेस के ज्यादातर नेता इसे त्रासद मगर अवश्यंभावी परिणाम मान चुके थे। केवल महात्मा गांधी और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। अब खान अब्दुल गफ्फार खान क्या करते रहे? अंत तक इन्होंने विरोध किया। विभाजन की ओर देखिए क्या रहा। कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को अमली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का फैसला लिया। पार्टी ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। उस दिन 16 अगस्त को मनाने का ऐलान कर दिया। उसी दिन कलकत्ता में दंगा भड़क उठा, जो कई दिनों तक चला और उसमें कई हजार लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुकी थी। आगे देखिए, मार्च 1947 में कांग्रेस हाईकमान पहुंचा। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल 2 हिस्सों में बांट दिया था। पंजाब को, है ना, इस चीज़ को मंजूरी दे दी। कांग्रेस ने बंगाल के मामले में भी यही सिद्धांत अपनाने का सुझाव दिया। अंकों के खेल में उलझकर पंजाब के बहुत सारे सिख नेता और कांग्रेसी भी इस बात को मान चुके कि अब विभाजन अनिवार्य विकृति में होगा, जिसे टाला नहीं जा सकता। उनको लगता था कि भी अविभाजित पंजाब में मुसलमानों से घिर जाएंगे और उन्हें मुस्लिम नेताओं के रहम पर जीना पड़ेगा। इसलिए वे भी कमोबेश इस फैसले में हक में आ गए। आगे देखिए, बंगाल में भी भद्र लोक बंगाली हिंदुओं का जो तबका सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था, वह मुसलमानों की स्थायी गुलामी। उनके एक नेता ने यही शब्द कहे थे, वह मुसलमानों की स्थायी गुलामी की आशंका से भयभीत था। संख्या की दृष्टि से वे कमजोर थे, इसलिए उनको लगता था कि प्रांत के विभाजन से ही उनका राजनीतिक प्रभुत्व बना रह सकता है। ये चीज़ें जो है मुसलमानों के भेज में बैठ गई थी कि हम लोग अल्पसंख्यक हैं और अगर हम हिंदुओं के साथ रहे तो हमको ये कभी भी राजनीतिक सत्ता नहीं देंगे, कभी भी ऊपर नहीं उठने देंगे। ये चीज़ें लोगों के मन में बैठ चुकी थी। कानून व्यवस्था का नाश, इसको हटाइए। पहले इसको देखिए, बिहार में एक आवाज़, तो इसको पढ़ लेना आप लोग कि बिहार में आवाज़ किस प्रकार से बताई गई है महात्मा गांधी की। देख लीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए, चैप्टर आपका इधर पे देखिए, इसको दूसरे पार्ट में करेंगे। कानून व्यवस्था का नाश किस प्रकार से हुआ, कानून व्यवस्था चल रही थी उस प्रकार बिल्कुल बुरी तरीके से बर्बाद किस प्रकार से हो गई, इसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल कानून व्यवस्था के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।